हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित सिंह। वेलकम टू सक्सेस एज ग्रुप। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे हमने इस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन दे रखा है। यहाँ पे हम टोटल 6 न्यूज़पेपर कवर करते हैं, 3 इंग्लिश के और 3 हिंदी के। 3 इंग्लिश के न्यूज़पेपर जो हैं उसका डिस्कशन मैं अभी करूँगा, उसके जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनका। और बाकी जो 3 हिंदी के न्यूज़पेपर हैं उसके जो कटिंग से आपको न्यूज़पेपर वो हमारे फेसबुक पेज जो कि सक्सेस एज बीपीएससी यूपीएससी के नाम से बना हुआ है, आप वहाँ ज्वाइन करके इन 6 न्यूज़पेपर्स के कटिंग्स ले सकते हैं। और अब मैं न्यूज़ पे पढ़ता हूँ दोस्तों। देखिए, आज का हमारा पहला न्यूज़ है जीन कास्टेक्स, जो कि फ्रांस के नए पीएम बने हैं और इन्हें प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने ये प्राइम मिनिस्टर बनाया है फ्रांस का। देखिए, फ्रांस में पहली बात प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, इसलिए वहाँ प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से आपने कभी प्राइम मिनिस्टर के बारे में नहीं सुना होगा, खासकर आपको फ्रांस के। हम जब भी सुनते हैं आपको इमैनुअल मैक्रोन के बारे में सुनते हैं, बट न्यूज़ है, जान लीजिए, एग्ज़ाम में आ भी सकता है। तो पीएम के नए फ्रांस के नए पीएम जो हैं वो जीन कैस्टेक्स को बनाया गया है दोस्तों। नॉर्थ यूरोप रेडिएशन लाइकली लिंक टू रिएक्टर। देखिए, ऐसा माना जा रहा है, मतलब कुछ एटॉमिक एनर्जी जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके द्वारा लोगों से व्यूज़ लिए गए और कुछ कंट्रीज़ से, जैसे कि एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन, इन सब से, यहाँ के लोगों से और यहाँ की जो एजेंसीज हैं उनसे व्यूज़ लिए गए। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो नदर्न यूरोप है वहाँ पे रेडिएशन जो है, रेडियो एक्टिविटी जो डिटेक्ट किए गए हैं। और वो किस वजह से हैं? तो किसी न्यूक्लियर रिएक्टर या तो कोलैप्स हो गया है या तो मेंटेनेंस की वजह से उसके ये रेडियो एक्टिविटी देखने को मिल रहा है। और इसमें मेनली आपको रुथेनियम जो है और कैसियम आइसोटोप्स, रुथेनियम और कैसियम आइसोटोप्स ये पाए जा रहे हैं। अगली न्यूज़ है हमारी व्हेन पुश कम्स टू क्रंच। यहाँ पे दोस्तों बेसिकली ये बताया गया है कि देखिए, नंबर्स में और माइट में भले चाइना हमसे बहुत आगे है, बट जहाँ एक्सपीरियंस की बात आती है चाइना बहुत ही ज़्यादा पीछे है हमसे। क्योंकि आपको इसके पास, चाइना के पास वॉर के एक्सपीरियंसेस बिल्कुल भी नहीं है। बस एक वॉर उसने वियतनाम के साथ लड़ा था 1970s में, एक वही वॉर एक्सपीरियंस है उसके पास, नहीं तो उसके अलावा और कोई भी एक्सपीरियंसेस नहीं है। और वहाँ पे भी वो अब सेल्फ डिक्लेयर्ड वन, वहाँ पे उसने अपने आप को किया था कि हम जीत चुके हैं, बट वियतनाम के अकाउंट्स कुछ और कहते थे। खैर, जो भी हो, और हमने अब तक टोटल 5 लड़ाइयाँ लड़ चुकी हैं और उसमें हमें सारे जो वॉर से रिलेटेड सारे लिमिटेशंस हैं, वॉर में कहाँ एज लेना चाहिए, कहाँ कैसे कैसे, मतलब नियर अबाउट जो भी वॉर से रिलेटेड जानकारियाँ, हमें जो ग्राउंड रिपोर्ट जो होता है, एक ग्राउंड रियलिटी। देखिए, एक थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, एक प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। तो आपको ही पता है दोस्तों, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा काम करता है। कई बार हमारे जो बुक्स वगैरह पढ़ करके भी हमें वो बातें नहीं पता चल पाती जो हमारे गैरेंट पेरेंट्स को आपको ये सिर्फ एक्सपीरियंस के बेसिस पे, खासकर मौसम वगैरह को आप देख लीजिए, आप नहीं अब पता लगा पाएंगे, लेकिन वो हवा के रुख को देख करके बता सकते हैं कि आज बारिश होगी नहीं होगी। तो ये एक्सपीरियंस बताता है। तो वहीं पे अगर हम देखें एजुकेशन के मामले में तो हमसे काफ़ी पीछे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस मैटर करता है दोस्तों। तो यहाँ पे भी वही बात है कि एक्सपीरियंस मैटर करता है। यहाँ पे जो भी आपको, पहले तो आपको जो सेकंड पैरा है उसमें यही दिया है कि हमने जो भी डिप्लॉयमेंट वहाँ पे किए हैं, आपको टैंकर्स से ले करके आपको एयरक्राफ्ट वगैरह सब कुछ हमने, ये एक्स्ट्रा मिलिट्री वहाँ पे हमने सब कुछ डिप्लॉय कर दिए हैं। आपको रॉकेट लॉन्चर से लेकर के आपको सारे जो अपडेटेड वर्जन है हमारे पास, जो सुखोई हो गया, मिग-29 हो गया, T9 टैंकर हो गया, बोफोर्स तक हमने, बोफोर्स तो खैर किए ही हमने, आपको ब्रह्मोस, बोफोर्स में, सॉरी मैं बोफोर्स बोल रहा था, ब्रह्मोस तक हमने वहाँ माउंट कर दिए हैं, जो कि
बहुत ही ज़्यादा लीथल होता है दोस्तों। और बाकी इस पूरे आर्टिकल में इसी पे है कि एक्सपीरियंस के मामले में हम चाइना से काफ़ी आगे हैं, और एक्सपीरियंस ही है जो चाइना को कहीं ना कहीं डिटर कर रहा है। अगली आर्टिकल है दोस्तों, अ डिफरेंट ट्रैक। हाँ दोस्तों, यहाँ पर मेनली बोला गया है जैसे रेलवेज़, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले हुआ है कि रेलवेज़ 2023 के बाद से ट्रेन्स वगैरह चलवा सकेंगे, बट यहाँ पे इस आर्टिकल में दिया गया है कि वो किस किस तरह के प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एक तो हो गया दोस्तों, जैसे कि देखिए आप यहाँ पे, रेलवेज ऑल्सो टेंड टू क्रॉस सब्सिडाइज पैसेंजर फेयर्स थ्रू फ्रेट रेवेन्यू। जो रेलवेज़ है वो कहीं ना कहीं आपको जो फ्रेट जो पे ट्रेन्स होते हैं उनमें जो भी रेवेन्यू उससे जनरेट होता है, उससे जो पैसेंजर ट्रेन्स है उनके फेयर्स को कोई जो सब्सिडाइज रेट पे जो मिलते हैं उसे वो कंपेंसेट करता है। मतलब जो हम लोग ट्रैवल करते हैं ट्रेन से, वो बहुत ही ज़्यादा सब्सिडाइज रेट पे हम ट्रैवल करते हैं दोस्तों, और रेलवे जो है वो फ्रेट ट्रेन से जो पैसा कमाती है वो हम जो इधर से लॉस होता है पैसेंजर ट्रेन से उसको कंपेंसेट करती है। तो वही कहा जा रहा है यहाँ पे, इस मामले में प्राइवेट कहीं भी उसके आगे फिर नहीं टिक पाएगा, क्योंकि वो इतना सब्सिडीज़ नहीं दे पाएगा, इतने कम कॉस्ट पे वो नहीं चला पाएगा। फिर हायर पे फेयर्स नीडेड टू कवर कॉस्ट माइट ब्रिंग देम इन डायरेक्ट कंपटीशन विथ एयरलाइंस। और हाँ, अगर ये फेयर्स वगैरह हाई रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं उड़ान स्कीम के तहत फेयर ये जो एयरप्लेन के जो फेयर्स वगैरह हैं वो भी कम कर दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं आपको पटना टू दिल्ली का, राजधानी का, अगर हम 2 टियर का लेते हैं टिकट, तो वो कहीं ना कहीं अगर हम 1-2 महीने पहले ले लें तो फ़्लाइट के टिकट के इक्विवेलेंट होता है। तो इसी में लोग इसके बदले उसको प्रेफर करते हैं। तो इससे ज़्यादा पे करके कोई फ़्लाइट से जाना पसंद करेगा, ट्रेन से जाना पसंद करेगा नहीं। एक ये भी इनके साथ प्रॉब्लम है। तो इसी तरीके से और भी प्रॉब्लम्स वगैरह कुछ दिए हुए हैं इसमें दोस्तों। कोवैक्सीन अदर वैक्सीन्स, देखिए दोस्तों इसमें मेनली दिया हुआ है कि ये जो 15 अगस्त लॉन्च का डेट रखा गया है ये मेडिसिन का, ये इसमें यही बताया जा रहा है कि ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं दिख रहा है। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि इसमें क्लियरली ये बता रखा है कि कोई भी मेडिसिन जो है एट लीस्ट अभी जो 3rd स्टेज में है, आपको एक मेडिसिन है यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही वो दिया है उसके बारे में, वो मेडिसिन जो 3rd स्टेज में है वो भी बहुत जल्दी भी बनेगा, तो दिसंबर तक वो आपको दिसंबर 2020 तक बन कर के आएगा। और इसके ह्यूमन ट्रायल्स अभी शुरू भी नहीं हुए हैं, अभी 1st और 2nd स्टेज के ह्यूमन ट्रायल्स होने हैं इसके, उसके बाद फिर वो 3rd स्टेज में जाएगा, फिर क्लियरेंसेस मिलेगा, फिर स्पॉन्सर्स लेने होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के ये लेने होते हैं, फिर आपको क्वालिटी कंट्रोल वगैरह, मतलब स्टेजेस इसमें ये भी बताया गया है कितने स्टेजेस से एक आपको मेडिसिन को गुजरना होता है, एक वैक्सीन को कितने स्टेजेस से गुजरना होता है मार्केट में आने के लिए, वो पूरा डिटेल में दिया हुआ है। जैसे पहला स्टेज जो होता है वो R&D होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, दूसरा होता है प्री क्लिनिकल, तीसरा होता है क्लिनिकल, और फिर तीसरे जो ये क्लिनिकल ट्रायल्स है उसी में फिर स्टेजेस वाइज है, जैसे 1st स्टेज, 2nd स्टेज, 3rd स्टेज। और जो प्री क्लिनिकल है दोस्तों, प्री क्लिनिकल में एनिमल्स के ऊपर हम टेस्ट करते हैं, और बाकी फिर जो 1st स्टेज जो ये क्लिनिकल टेस्ट है, 1st स्टेज, 2nd स्टेज, 3rd स्टेज, इसमें हम लोग आम लोगों के ऊपर टेस्ट करते हैं। और वो मेनली ये स्टेजेस आपको नंबर ऑफ़ पीपल्स पे डिपेंड करता है। 1st स्टेज में थोड़े कम लोग होंगे, 2nd में उससे ज़्यादा होंगे, 3rd में बहुत ज़्यादा लोग होंगे, तो उस बेसिस पे वो सारा कुछ होता है। और इसमें वही बताया गया है कि कितने तरह के वैक्सीन होते हैं, जैसे आपको नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर होता है, RNA वैक्सीन होता है, DNA वैक्सीन होता है। तो जो हमारा कोवैक्सीन है वो RNA वैक्सीन दोस्तों, और जाइकोव डी जो है जो कैडिला के द्वारा बनाया जा रहा है वो आपको DNA वैक्सीन है दोस्तों। स्टैंड ऑफ इन वीक 9, व्हाट आर इंडियाज़ ऑप्शन ऑन चाइना बॉर्डर नाउ।
यहाँ पर सारे ऑप्शंस दे रखे हैं दोस्तों, और बहुत अच्छा आर्टिकल है, देखिएगा। मतलब सारे ऑप्शंस दे रखे हैं कि इंडिया क्या क्या कर सकता है, और उस अगर वो करता है तो उसके रेप्लिकेशंस क्या क्या होंगे, और प्रोबेबिलिटी क्या है, ऐसा होने के चांसेस हैं कि नहीं है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले ओपिनियन 1 जो है वो, एविक्ट द चाइनीज़ बाई फोर्स एंड डिस्ट्रॉय वॉट द बेल्ट। इसमें दिया है अनलाइकली। तो देखिए, इसमें मेनली यही दिया है, जो चाइनीज़ फोर्सेज ने बिल्टअप कर रखा है हमारी एरिया में, उसको कम्प्लीटली वहाँ से आप उखाड़ फेंकिए, हटा दीजिए। तो एक ये तरीका है, लेकिन इससे ये भी आशंका जताई जा रही है, अगर ऐसा हुआ तो ये कहीं ना कहीं वॉर में बदल सकता है, ज़्यादा चांसेस है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो वॉर में बदल सकता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी इसकी दी हुई है अनलाइकली। मतलब ऐसा जो ऑप्शन 1 है वो नहीं होगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ऑप्शन 2 है क्विड प्रो को टैक्टिक। मतलब अगर सपोज़ चाइना ने हमारे उस पर्टिकुलर रीजन पे कैप्चर कर रखा है, तो हम चाइना के किसी पर्टिकुलर रीजन को जाके कैप्चर कर लें, और फिर टेबल पे बैठ करके एक नेगोशिएट करके स्टेटस, जो आपको पहले जो स्टेटस था, स्टेटस को मेंटेन कर लिया जाए कि आप हमारे एरिया को छोड़िए, हम आपके एरिया को छोड़ेंगे। जो आपको देपसांग वाला जो इशू था, मैंने पहले के आर्टिकल्स में कवर कर रखा है, जो 2013 में देपसांग वाला मैटर हुआ दोस्तों, उसमें एग्जैक्टली यही चीज़ हुई थी। हमने भी चाइना के कुछ एरियाज़ को कैप्चर कर लिया था, फिर आखिरकार टेबल पे बैठ के फिर नेगोशिएशन हुआ और एक दूसरे को लैंड वापस कर दिया गया। और इसके चांसेस यहाँ पे हैं अनलाइकली बट पॉसिबल। देखिए, अभी जिस तरीके से, जिस लेवल पे सारा कुछ प्रिपरेशन दोनों तरफ से हो चुका है, तो ये थोड़ा अनलाइकली है, बट हाँ पॉसिबल है, चांसेस है, ऐसा हो भी सकता है, बट फ़िलहाल नहीं होगा। फ़िलहाल जो सिचुएशन है बॉर्डर पे दोस्तों, वो ये भी अनलाइकली ही है। होल्ड द लाइन एंड नेगोशिएट, और यही मोस्ट लाइकली है दोस्तों, और यही हो भी रहा है, जो अब अभी हो रहा है, जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ रहें, और नेगोशिएशन आपस में लेफ्टिनेंट लेवल पे, कमांडर लेवल पे बातचीत होती रहे, और सारा नेगोशिएशन होता रहे। और फोर्थ और लास्ट ऑप्शन, अनलिमिटेड वॉर। ये हाईली अनलाइकली है दोस्तों, वॉर नहीं, कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी। देखिए, इंडिया के पास चाइना के कंपैरिजन में मिलिट्री माइट बहुत कम है, तो इंडिया को भी कभी नहीं चाहेगा कि वॉर हो। और चाइना के स्टेक्स जो हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो कहीं ना कहीं दांव पर है, तो वो भी नहीं चाहेगा कि वॉर हो। देखिए, इंडिया वर्ल्ड में आपको सबसे पावरफुल जो आर्मी है, जो पूरा डिफेंस सिस्टम है, सबसे पावरफुल है यूएस का, सेकंड में है आपको रशिया का, थर्ड पे चाइना का, और फोर्थ पे इंडिया का है। तो पाकिस्तान और श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स, इंडोनेशिया, वियतनाम, ये सारी कंट्रीज़, ये चाहे ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, चाहे जापान ले लीजिए, ये सारी कंट्रीज़ के साथ चाइना यहाँ डील नहीं कर रहा है, चाइना इंडिया के साथ डील कर रहा है। और इंडिया एक तो इसका इकोनॉमिक पार्टनर है, और अभी जो 59 चाइनीज़ ऐप्स हमने बैन किए हैं, उससे लगभग $50 बिलियन का इन्हें नुकसान हुआ है, और रेलवे के द्वारा प्रोजेक्ट वगैरह कैंसिल की, और बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो कहीं ना कहीं चाइना को भी डर है कि अगर वॉर हुआ तो ये सिचुएशन और एस्केलेट होगा, और एक एक करके सारी कंट्रीज़ इंडिया के फेवर में आ रही हैं। तो चाइना का जो आपको इंटरनेशनल फोरम पे भी स्टैंड है, वो कहीं ना कहीं वीकेन हो रहा है दोस्तों। तो चाइना भी नहीं चाहेगा वॉर करना, और इंडियन आर्मी जो है वो एक्सपीरियंस होल्डर है, उन्हें 5-5 वॉर का तजुर्बा है। चाइनीज़ आर्मी बिल्कुल अनएक्सपीरियंस्ड है। तो ये भी एक है दोस्तों बात। इंडिया चाइना अटेंड ब्रिक्स मीट होस्टेड बाय रसिया। ये बस एक ऐसे ही जान लीजिए, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि मतलब इस बार का जो ब्रिक्स सम्मेलन था वो हुआ है, और इसमें इंडिया, चाइना, रशिया जो भी थे सारे मेंबर्स वो शामिल हुए हैं। रशिया में ये मतलब ऑर्गेनाइज होना था, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही हुआ है। तो सारे जगह के जो भी आपको डिग्निटरीज थे, वो उन्होंने आपस में बातचीत की, आपको वर्चुअल मीटिंग के द्वारा, रशिया के द्वारा होस्ट किया गया। और अगर मतलब ये नहीं होता तो रशिया के किसी शहर में ये मीट हो रहा होता दोस्तों। हाँ, इंडिया कोई भी मौका चाइना को नहीं देना चाहता है। मतलब अगर रिजॉल्व कहीं पे भी होता है तो हम रिजॉल्व करने को तैयार हैं, लेकिन अगर आप नहीं मानिएगा तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। जापान बैक्स इंडिया, सेज अगेंस्ट यूनिलैटरल LAC चेंज अटेम्प्ट्स। और यहाँ पर अब जापान भी फुल फ्लेजेडली हमारे साथ आ चुका है दोस्तों, बिल्कुल।
अब जापान भी कम्प्लीटली वो चाइना को कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहा है कि यहाँ पर जो कुछ भी है, और इंडिया के वो साथ है। आपको चाइनीज़ जो मिलिट्री ने इंडियन सोल्जर्स को जो मारा ब्रूटली, उसको भी ये लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बोल रहे हैं स्टेटस को बनाना चाहिए, जो लोग जहाँ हैं वहाँ वापस चले जाएं, वही ज़्यादा बेटर रहेगा। और कम्प्लीटली ये इंडिया के फेवर में ही बोल रहे हैं कि हम इंडिया के साथ हैं। और जहाँ तक चाइना का सवाल है तो उन्हें मतलब जो वो कर रहे हैं वो उन्हें नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों एक बात तो क्लियर हो गई, आप कल ही के आई थिंक मैंने न्यूज़ में बताया था, ये फ्रांस भी हमारे साथ आया था। और नहीं, फ्रांस तो खैर पहले से ही वो आपको डिफेंस इक्विपमेंट ये राफेल पहले ही भेज चुका है वो, तो वो हमारे साथ तो था ही। हाँ, यूके के बारे में बताया था मैंने, यूके भी हमारे साथ आ चुका है। जर्मनी भी 1-2 दिन पहले की न्यूज़ में दिया था कि जर्मनी ने भी यूएन में चाइना के एक प्रपोज़ल को जो इंडिया के ख़िलाफ़ था उसे डिले करवा दिया। तो यूएस तो ऑलरेडी हमारे साथ था, जर्मनी भी साथ आ गया, फ्रांस भी है, आपको जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, ये सभी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। यूके भी है। यूके का एक अपना अलग एजेंडा चल रहा है, अलग मुद्दा है चाइना के साथ। अभी हांगकांग वाले इशू पे देखिए, हांगकांग के साथ क्या था कि हांगकांग चाइना ब्रिटिश से लिया था, मतलब पहले ब्रिटिश का अधिकार था उस पर, हांगकांग पे, तो ब्रिटिश ने हांगकांग को चाइना को दिया था और इस बात पे अग्री होकर कि यहाँ 1 नेशन 2 सिस्टम होगा, बट चाइना ने उसे ख़त्म कर दिया। और इस वजह से यूके और चाइना के बीच टेंशंस बहुत हाई हैं दोस्तों अभी फ़िलहाल। CBSE FB टाई अप टू हेल्प स्टूडेंट्स फाइट फेक न्यूज़ साइबर बुलिंग। हाँ दोस्तों, यहाँ पर CBSE और FB दोनों साथ में आ गए हैं और आ करके वो जो भी फेक न्यूज़ और साइबर बुलिंग जो भी स्टूडेंट्स के साथ होते हैं, जो उन्हें फेस करने पड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको लेकर के एक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। फिर आपको टीचर्स को लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, सबके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, वो फेसबुक और CBSE दोनों मिल करके ऑर्गेनाइज करेगी दोस्तों। चाइना क्लेम्स भूटान लैंड इन इट्स बिड टू प्रेशर इंडिया। नहीं सुधरेगा चाइना दोस्तों, ये आप भी जान रहे हैं। ये विस्तारवादी नीति जो है इसकी, कभी रशिया को बोल, अब इधर कुछ दिन पहले आपको व्लादिवोस्टॉक जो आपको रीजन है उसका, उस रीजन को चाइना के कुछ न्यूज़ एजेंसी ने वहाँ का बताया कि ये कभी हमारा था। तो मतलब एज़ पर चाइनीज़ होल वर्ल्ड बिलोंग्स टू देम, और बाकी जो सारे जो कंट्रीज़ है वो कहीं ना कहीं से, बात है कि फिर कहीं ना कहीं से तो वो लोग आए ही होंगे, जब सारी ज़मीन चाइना की है तो। खैर यहाँ पे दोस्तों भूटान के बारे में बात किया जा रहा है। जो भूटान का एक आपको तारसिंगांग एरिया है, तारसिंगांग, वहाँ आपको जो साक्तेंग प्रोविंस सेंचुरी है वहाँ पे, और प्रोविंस का नाम है तारसीगांग, एक साक्तेंग सेंचुरी है। अब तक यहाँ पर कोई भी डिस्प्यूट नहीं था दोस्तों, गलती से भी यहाँ पे एक डिस्प्यूट नहीं था, बट यहाँ पर चाइनीज़ कुछ भी कर सकते हैं। वो कहीं ना कहीं इंडिया का ध्यान भटाने के लिए आपको ये सारा कुछ कर रहे हैं। जो इसके साक्तेंग जो सेंचुरी है उस पर कहीं ना कहीं अपना वो क्लेम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मेनली क्या है ना दोस्तों कि ये साक्तेंग सेंचुरी के लिए उन्हें कुछ फंड चाहिए था, मतलब उसके डेवलपमेंट के लिए, ये उससे रिलेटेड फंड चाहिए था आपको। ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी काउंसिल में वही साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए उन्हें चाहिए था फंड, जिसे चाइना ने ब्लॉक कर दिया। चाइना उसका पार्टनर है, मतलब मेंबर है, इंडिया उसका मेंबर है, बट भूटान मेंबर नहीं है, तो भूटान कुछ बोल नहीं सकता था। और ये न्यूज़ अभी की है, ये इस आर्टिकल में आपको नहीं मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल हुआ क्या है कि जो इंडिया ने भूटान की तरफ से प्रेजेंट किया, और ये जो आपको ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी काउंसिल है उसने फंड देने से भूटान को ये मान गए हैं वो। अब वो भूटान को फंड दे रहे हैं, मतलब चाइना के बात को यहाँ नज़रअंदाज किया गया है दोस्तों। और यहाँ पे फिर से अगेन इंडिया की जीत हुई है, और ये उसी रीज़न के बारे में है। आपको वो जो था वो मैं आपको बता रहा था, वो टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल से था, और ये जो है आपको द हिंदू का आर्टिकल है। इसमें वो पूरा आपको मैप वाइज समझाया है कहाँ पर कौन सा रीज़न है जहाँ पर ये जो है कम्प्लीटली
ये डिस्प्यूट का एरिया बता रहे हैं ये लोग। गवर्नमेंट ब्लॉक्स 40 वेबसाइट्स ऑफ SFJ। SFJ है दोस्तों सिक्स फॉर जस्टिस। यहाँ पर मेनली जो खालिस्तानी ग्रुप है ये आपको इंडिया में रन नहीं करता है, इंडिया से बाहर रन करता है। इसके लिंक्स हैं इंडिया में भी। ये कम्प्लीटली डिमांड करते हैं एक अलग खालिस्तान का, पंजाब से बिल्कुल एक अलग, मतलब अलग नेशन का खालिस्तान, एक अलग नेशन हो। तो उसी टेरर आउटफिट है ये। और ये इनसे रिलेटेड अभी 40 वेबसाइट्स को अभी आपको ब्लॉक किया गया है। अभी हाल ही में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था जिनके लिंक्स इससे थे, जिसमें से वाधवा सिंह बब्बर, चीफ ऑफ बाबर खालसा इंटरनेशनल BKI लखवीर सिंह, ऐसे कुछ लोग थे जिन्हें हाल ही में अरेस्ट किया गया था, जिनके लिंक्स इससे थे दोस्तों। वाइस प्रेसिडेंट लॉन्चेस एलिमेंट्स ऐप टू कनेक्ट ग्लोबली शॉप लोकली। हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये एक एलिमेंट्स ऐप लॉन्च हुआ है। ये आपको इंडिया का पहला सोशल मीडिया आपको ऐप है और ये कम्प्लीटली यहीं पे बनाया गया है। लगभग 1000 IT प्रोफेशनल्स ने मिल करके इसे बनाया है दोस्तों। ये 8 अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और ये लगभग सोशल नेटवर्किंग साइट है। आपको इवन आपको सोशल मीडिया सुपर ऐप भी कहा जा रहा है इसे। तो खैर देखते हैं। वैसे आज इंस्टॉल करके मैं देख रहा था बट वो पता नहीं कुछ एरर आ रहा था, तो अभी फ़िलहाल देखते हैं। होप फॉर द बेस्ट। वर्क ऑन सेकेंड फेज़ ऑफ गंगा पाथ टू बिगिन सून। ये BPSC के लिए है मेनली दोस्तों, कि जो गंगा पथ का काम है वो जल्द आपको शुरू हो जाएगा। ये लगभग 736 करोड़ की लागत से लगभग 2.5 साल में पूरा होने वाला ये प्रोजेक्ट है। और इसका कहीं ना कहीं आपको ये जो है नियर अबाउट 7 किलोमीटर लॉन्ग है, जो कि नौज़ेर घाट से दीदारगंज तक के लिए बनाया जाएगा। इसमें GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को ये आपको जो ये रोड बनाने का है, ये गंगा पथ बनाने का टेंडर दिया गया है, जो कि 605 करोड़ का है। और फिर आपको एक गवार कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को एक लिंक रोड अशोक राजपथ से, जो कि PMCH के पास में है, वो इस गंगा पथ से कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिंग रोड का काम उन्हें दिया गया है दोस्तों। हाईवेज मिनिस्ट्री अप्स बॉर्डर रोड्स अप की फंड्स बाय 4 टाइम्स। हाँ, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, एक होता है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, वही है यहाँ पर दोस्तों। जब अब नीड अराइज हो रही है, अब जैसे पहले हमें लगता था कि चलो ठीक है वो एरिया तो हमारे क्लियर, हमारा सारा फोकस पाकिस्तान पे था, चाइना पे हमने कभी फोकस किया ही नहीं, जबकि पाकिस्तान से कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा और मेजर थ्रेट आपको चाइना है दोस्तों, मानना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान भी आज बोल रहा है तो कहीं ना कहीं चाइना की वजह से ही बोल रहा है, नहीं तो पाकिस्तान की इतनी हिमाकत नहीं होती कि वो कभी बोल पाता। तो चाइना हमारे लिए ज़्यादा बड़ा थ्रेट है दोस्तों। तो अब उसी को मद्देनज़र ये जो सारा आपको हुआ एपिसोड, वहाँ पे चाइना की तरफ से बहुत ही हेवी बिल्टअप हो चुका है दोस्तों, और लगातार वो लोग कर रहे हैं। तो इस वजह से इंडिया में भी बॉर्डर के आसपास आपको बहुत ही ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स किए जा रहे हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कभी कुछ वैसा होता है तो हम जल्दी से जल्दी अपना बैकअप तैयार कर सकें और जितनी जल्दी हो सके अपने इन्फोर्समेंट जो है वो बुला सकें। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि जो आपको रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री था, उन्होंने एलोकेशन फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉर्डर रोड्स के मेंटेनेंस के लिए जो पहले आपको 30 करोड़ मिलते थे हर साल, अब वो 120 करोड़ कर दिए गए हैं। और नए नए लद्दाख में अकेले आपको 589 करोड़ के रोड्स को बनाने को लेकर के बात हो रही है, जो कि पहले मात्र 72 करोड़ था दोस्तों, मात्र 72 करोड़, जो कि अब 589 करोड़ तक हो गया है। और इसमें वही है कि मतलब मेनली यही है कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है उस पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा जा रहा है, और बहुत जल्द हम चाइना के आसपास तो ज़रूर पहुंच जाएंगे दोस्तों। री-एनफ्रेंचाइज द फॉरगॉटन वोटर। यहाँ पे दोस्तों बेसिकली दिया हुआ है माइग्रेंट लेबर्स के बारे में, कि वो कहीं ना कहीं एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फॉरगॉटन वोटर ही हैं, क्योंकि
वो जहाँ पर जाते हैं काम करने के लिए, वहाँ का उनके पास वोटर आई कार्ड होता नहीं है, जिस वजह से वो वहाँ वोट दे नहीं पाते हैं। और वहाँ के जो नेता वगैरह होते हैं या फिर जो भी पॉलिटिशियन है, उनके लिए वो मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि वो वहाँ वोट बैंक उनका वो है ही नहीं, तो उनके लिए वो मैटर क्यों करेंगे। और जिस होस्ट स्टेट, जिस स्टेट से वो होते हैं, वो वहाँ वोटिंग के लिए आ नहीं पाते हैं, तो वो वोट देने के लिए भी नहीं आ पाते हैं। तो इस वजह से वो जो जहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ के नेता के लिए भी, वहाँ के पॉलिटिशियंस के लिए भी मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि वो वोटर हैं ही नहीं। ना वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ वोट दे पाते हैं, ना वो जिस स्टेट के हैं वहाँ वोट दे पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सबसे नेगलेक्टेड कम्युनिटी है दोस्तों। लगभग 12 करोड़ 13 करोड़ के आसपास माइग्रेंट्स हैं, और ये कम्प्लीटली नेगलेक्टेड है, क्योंकि वो कभी कहीं पर भी वोट नहीं दे पाते हैं। और ये बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि दोस्तों कुछ ना कुछ तो उपाय निकालना होगा, क्योंकि इनकी भी देखिए अभी नीड अराइज हुआ। अभी ये अगर ये कोरोना नहीं फैलता तो शायद इनके बारे में जो थोड़ा बहुत ये हो भी रहा है ना, आत्मनिर्भर भारत फूड पैकेज हो गया, माइग्रेंट्स के लिए जो भी स्कीम्स चलाए जा रहे हैं, उनको जहाँ जिस स्टेट से हैं उस स्टेट में नौकरी के लिए बात चल रही है, मनरेगा का आपको वर्क आवर्स बढ़ाया जा रहा है, और भी बहुत सारे स्कीम्स आपको रन कराए जा रहे हैं उनके लिए। तो ये सब नहीं होता, वो नेगलेक्टेड कम्युनिटी था और वो नेगलेक्टेड कम्युनिटी ही रह जाता। बट ये सब चीज़ें हुई। और इस आर्टिकल में उसको एनआरआई के बारे में दिया हुआ है कि एनआरआईज को फिज़िकली प्रेजेंट होना पड़ता है वोट करने के लिए, और ये कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम है दोस्तों, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना वोट देने के लिए। लास्ट टाइम आपको लगभग 3 करोड़ के अराउंड में है, उसमें से मात्र 25,000 ही आ पाए थे वोट देने, क्योंकि फिजिकल प्रेजेंस इतना नहीं पॉसिबल है कर पाना। तो पिछली बार जो लास्ट आपको पार्लियामेंट में ये इस बिल को रखा गया था प्रॉक्सी वोट्स को लेकर के, कि उनके लिए भी प्रॉक्सी वोटर होने चाहिए। कि प्रॉक्सी वोटर क्या है दोस्तों, कि हम सपोज़ यूएस में हैं, हम अपने किसी एक रिलेटिव को मतलब भेज दें बूथ पे जा कर के वोट डाल देने के लिए, तो वो जो मेरा हम यूएस में है बैठे हुए, ये हमारा प्रॉक्सी वोटर होगा, वो जो हमारा रिलेटिव जाएगा। तो ऐसे ये स्कीम था प्रॉक्सी वोटिंग का। तो प्रॉक्सी वोटिंग के लिए था बातें चल रही थी, बट वो बिल लैप्स हो गया। तो कहीं ना कहीं अब जब इलेक्शंस वगैरह सब जगह हो रहे हैं, आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे समझ से दोस्तों उस बिल को दोबारा से प्रेजेंट करना चाहिए। और अभी फ़िलहाल लोकसभा राज्यसभा में लगभग जो अभी हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है उनका मेजोरिटी है ही, तो क्यों ना उस बिल को पास करा दिया जाए, क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिल है। और माइग्रेंट लेबर्स के लिए भी 1 नेशन 1 आपको वोटर आई कार्ड भी कर दिया जाए। क्यों, इसमें वैसा तो नहीं है कि हम इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हैं। हाँ, एक 1 नेशन 1 वोटर आई कार्ड रहेगा, उससे आप कहीं भी हैं, जिस जगह पे भी हैं, वहाँ पे आप वोट दे सकें। या तो आप जिस स्टेट के हैं वहाँ पे आपके लिए भी कुछ प्रॉक्सी वोटिंग का या फिर बैलेट पेपर का किसी तरीके से कुछ भी प्रोविज़न हो। जैसे आर्मी पर्सनल्स जो है हमारे, उनके लिए है बैलेट पेपर वाला। वो अगर सपोज़ बिहार के जो भी हैं रहने वाले, वो बैलेट पेपर के थ्रू अपने वोट्स को मतलब डाल करके और सेंड कर देते हैं बाई पोस्ट। और अभी बिहार में आपको जैसा कि चुनाव होने वाला है, तो यहाँ पे 65 ईयर्स से अबव के जो भी सिटीजन्स हैं उनके लिए ये बात रखी गई है कि उन्हें बैलेट पेपर से उनकी वोटिंग कराई जाए, क्योंकि जिस तरीके से जो माहौल है दोस्तों, ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, खासकर उनके लिए। तो आज का हमारा न्यूज़ ख़त्म होता है दोस्तों। स्टे कनेक्टेड विथ मी एंड थैंक यू सो मच।